तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ आज रेक्टम एंड एनल कैनाल के बारे में। ये हमारे अलावा दो है, एक लेक्चर ही बचा, इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे। यूट्रस का लेक्चर हम गायनी में पढ़ेंगे, उसको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मन करेगा तो ले लेंगे वैसे। लेकिन ये पेरिनियम जब लेक्चर लेंगे उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देंगे। दो लेक्चर इसके बाद और बचेंगे हमारे, एक इसका और एक पेरिनियम का, जिसमें मतलब पेरिनियम में उसका 2-3 लेक्चर हो जाए, टॉपिक के नाम पे बता रहा हूँ ये चाहिए। तो उसमें आया था हमारा रेक्टम एंड एनल कैनाल। क्या टॉपिक है? रेक्टम एंड एनल कैनाल। सबसे पहले बात करें रेक्टम की। रेक्टम के केस में लोकेशन रिलेशन कोई नहीं पूछता। मेन जो आता है जिसके सब सीधे टॉपिक पे आता है वो है हमारा इंफीरियर ऑफ रेक्टम में, जिसमें आता है पूछता है कि फोल्ड्स के बारे में। ये थोड़ा बहुत लोकेशन तो पता लगेगी, सैक्रल वगैरह रीजन के आगे है, थोड़ा सा एकदम ब्लैडर वगैरह के पीछे है, तो उससे आप हिसाब लगा सकते हैं क्या है क्या नहीं है, रिलेशन का कहाँ है क्या नहीं है। तो मेन आते हैं इसके टॉपिक पे। रिलेशन का आज तक नहीं पूछे गए इसके रेक्टम के, तो मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे। एनएल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेक्टम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इंफीरियर ऑफ रेक्टम का। इंफीरियर रेक्टम में जो मेन चीज़ होती है वो आपके आते हैं फोल्ड्स। तो म्यूकोसल फोल्ड्स, तो एक होते हैं हमारे टेम्परेरी। टेम्परेरी के फोल्ड कैसे होते हैं? ये क्या है कि हमको क्या है, ये डिसअपियर हो जाते हैं जब जो हमारा रेक्टम है डिस्टेंड करता है। मतलब जैसे जब नॉर्मल कंडीशन में डिस्टेंडेड रहता है तो मतलब जब हमारा एक्सक्रीशन करना होता है तो पिचकता है, डिस्टेंशन करेगा ना इस तरीके से। जैसे रेक्टम के देखे तो लास्ट में तो एनल कैनाल रहता है, जिस पर एनल स्पिंटर होता है, उससे पहले रेक्टम रहता है। अब मान के चलिए फीकल मैटर इकट्ठा हुआ तो ये डिस्टेंडेड होगा ना, तो ब्लैडर की तरह। तो डिस्टेंडेड होता है जब इस तरीके से इकट्ठा होता है हमारा, तो डिस्टेंडेड होते ही इस पर क्या कि ये समाप्त हो जाते हैं इस तरीके से ये फोल्ड। मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे फीकल मैटर इकट्ठा होता जाएगा अपर साइड में, भी ये समझ लगा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए भी तो चाहिए ना आगे। वो काम एनल ओरिफिस का है, इसका नहीं है। जो रेक्टम स्पिंक्टर वगैरह जितने भी एनल कैनाल पे रहते हैं, ये जो रेक्टम का जो ये काम है, रेक्टम है वो इतने नॉर्मल कंटिन्यूएशन ही रहता है हमारा, किसका, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये चीज़ है। तो इसमें टेम्परेरी फोल्ड किस प्रकार रहते हैं हमारे, ये डिसअपियर हो जाते हैं व्हेन, जब रेक्टम डिस्टेंडेड हो जाता है। तो रेक्टम डिस्टेंड हो जाता है या तेरे फीकल में घटा होता है तो इस तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं। फिर होता है हमारा परमानेंट। परमानेंट के नाम पे ये होते हैं ऐसे फोल्ड जो कि इस तरीके से डिसअपियर नहीं होते, या फिर इस तरीके से और ज़्यादा डीप हो जाते हैं इस तरीके से जब भी इस तरीके से डिस्टेंशन की बात आती है इस तरीके से उसकी। ये तो इसमें एक बार मैं नॉर्मल एनाटॉमी मैंने सोची और नहीं बताई। तो नॉर्मल लेंथ होती है इलेक्ट्रम की, वो होती है 14 सेंटीमीटर। ये थोड़ा बहुत पॉइंट होते हैं एक तरीके से आपको पता होनी चाहिए ये। तो अब हम बात करते हैं फोल्ड्स की। परमानेंट फोल्ड को क्या कहते हैं? ह्यूस्टन वाल्व कहते हैं। क्या परमानेंट होते हैं? ह्यूस्टन वाल्व्स कहते हैं। ह्यूस्टन वाल्व्स होते हैं जो कि एक तरीके से सेमी सर्कुलर फोल्ड होते हैं जो कि ल्यूमिनस सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये यूजुअली देखें तो 3 रहते हैं। विशाल सिंह में 4 दे रखे हैं, जो चौथा वाला है वो काफ़ी बार मिलता है, नहीं मिलता है। ये सबसे पहला पता होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट फोल्ड है आपका वो थर्ड फोल्ड है जो कि लार्जेस्ट होता है। उसके 2.5 सेंटीमीटर वाला मार्क याद रखिए। 2.5 सेंटीमीटर वाला मार्क काफ़ी जगह काम आएगा। तो 2.5 सेंटीमीटर जो ऊपर की साइड है वो रहता है हमारा इस तरीके सेकंड फोल्ड, और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की साइड रहता है हमारा क्या, फोर्थ फोल्ड। ये
और सेकंड फोल्ड के नीचे के बगल में रहता है हमारा क्या, एक तरीके से वो वाला फर्स्ट फोल्ड। ये फर्स्ट फोल्ड मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि मिले नहीं मिले, ये 3 फोल्ड जरूर मिलेंगे, फोर्थ फोल्ड, सेकंड फोल्ड और थर्ड फोल्ड। इसके ऊपर की साइड हो सकता है नहीं मिले। ये तो हम 4 ही पढ़ के चल रहे हो कि वो विषम से मेंशन कर रखा है, अभी एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं तो इसमें 4 फोल्ड है। इतनी ये तो याद आता है हमारा, ये इधर की साइड फोल्ड, फिर उसके बाद नीचे एक बहुत लंबा फोल्ड, फिर ये नॉर्मल आ जाती है, फिर ये आ जाता है एक इधर की सेकंड फोल्ड, फिर आ जाता है ये हमारा फोर्थ फोल्ड। ये चीज़ होती है पैटर्न। ये होता है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड को सबसे बड़ा बनाना है क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट या सबसे ज़्यादा डीप जो होता है वो थर्ड फोर्थ ही होल्ड है। हमारे लेफ्ट साइड वाला, जैसे ये मेरा राइट हैंड है तो इस तरीके से ये लेफ्ट साइड हो गया इस तरीके से। लेफ्ट साइड पे कौन से फोल्ड मिल रहा है हमको, फोर्थ फोल्ड मिल रहा है और सेकंड फोल्ड मिल रहा है। तो ये क्या है कि हमारे ऐसे लिख देता, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे मत सोचना कि क्या हरकतें कर रहे हैं, छोटी मोटी जो होता है पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ये थर्ड और ये होता है हमारा फोर्थ। मतलब कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे पूछेगा आपके पेपर में, आगे चल के पूछा जा सकता है। वो और क्या रिलेशन वगैरह आते हैं जो कि हकीकत में यूजुअली नहीं पूछता। आर्टरी सप्लाई वीनस के बारे में बहुत आसान होता है याद रखना। तो एनल कैनाल में तो कोई भी क्वेश्चन उठाएगा वो उसको अडाप्टिव से रिलेटेड वो यही उठाएगा कि कौन से राइट साइड में कौन से फोल्ड मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड में फोल्ड फोल्ड मिल रहे हैं, ये दूरियाँ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से याद रखना है ना। लॉन्गेस्ट फोल्ड कौन सा रहता है, लार्जेस्ट, तो इस तरीके से थर्ड होता है, ये होता है लार्जेस्ट फोल्ड हमारा, ये होता है। ये पूछ सकता है आपसे ये। तो इस प्रकार हमारे ये फोल्ड हो गए, वैसे नहीं याद रखना है आपको, वैसे एक का दुक्का क्वेश्चन आते हैं वैसे इस पर, ये चीज़ है। तो अब हम आते हैं तरीके से जो ऑडियो सिस्टम चल रहा है हमारे आर्टरी सप्लाई में। आर्टरी सप्लाई सब जगह चलती है। आर्टरी सप्लाई मैंने कुछ हद तक बताई थी आपको, क्या कि जब मैंने बताई थी सुपीरियर मीडियन इंफीरियर मीडियंटिक आर्टरी की बात कर रहा था मैं, तो उसमें बात आया था कि एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम सुपीरियर रेक्टल वेन। और जब मैंने बात करी थी इंटरनल इलियक आर्टरी की, तो मैंने बताया इंटीरियर ईयर के 2 डिवीजन होते हैं, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन होता है। एंटीरियर डिवीजन से मैं 4-5 ब्रांच बताई थी, जिसमें से एक मैंने बताई थी मिडिल रेक्टल आर्टरी। हाँ, और उसी में से मैंने एक बताई थी इंटरनल पोडेंटल आर्टरी भी बताई थी। तो इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की ब्रांच होती है हमारी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ये काफ़ी टाइम हो गया लेक्चर में, मैं भूलवा लिया। तो ये चीज़ें उसका थोड़ा सा मैं ओवर दे दूँगा आर्टरी सप्लाई का। तो उसमें मैंने बताया था जैसे कि कहते था सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी रहती है और इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी कहाँ तक सप्लाई करते हैं, 2/3 ऑफ ट्रांसफर कोलन तक सप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या आती है हमारे इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, इसमें कहते हैं राइट कोलिक आर्टरी आती है जो कि इसको सप्लाई करती है तरीके से, या तो कोलन और उसके अपर वाले पार्ट को सप्लाई करती है। और फिर क्या आती है हमें सिग्मोइडल आर्टरीज आती हैं, थोड़ी मोटी ब्रांच निकलती है सिग्मोइडल आर्टरी, सिग्मोइड कोलन को सप्लाई करती है। फिर क्या आता है हमारा सिग्मोइड कोलन के बाद क्या आता है, सिग्मोइड कोलन के बाद आता है हमारा रेक्टम। रेक्टम के लिए मैंने बताया था क्या सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, फिर इसमें बताते थे इंटरनल इलियक आर्टरी में, वहाँ बताई थी ना इंटरनल इलियक आर्टरी में एक तरीके से 2 डिवीजन हो जाता है, पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन की मैंने बस 3 ब्रांच बताई थी, ज़्यादा उसकी खास ब्रांच होती नहीं है। इलियोलंबर आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और कैसे होते हैं हमारा लेटरल सैक्रल आर्टरी। ये फिर पोस्टीरियर से सब लगाना है सैक्रल का, और ग्लूटियल रीजन का सब लगा लेना। और एलियोलंबार एक मसल रहती है, मैंने बताई थी शायद थोड़ा सा, तो उसमें एलियोलंबार के लिए आर्टरी जो है वो थोड़ी सी ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड उसकी ब्रांच जाएगी। इसमें आई की साइड कैलकुलेशन रहती है हमारा एक तरीके से ब्लैडर रहता है, तो उसके लिए उसकी रहती है हमारे सुपीरियर वेसाइकल और इन्फीरियर वेसाइकल। तो सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, इन्फीरियर वेसाइकल आर्टरी। उसके अलावा जो यहाँ से आगे की साइड ऑब्टूरेटर फोरामेन भी आता है, तो ऑब्टूरेटर आर्टरी रहती है। उसके अलावा यूट्रस भी रहता है, तो यदि महिला है तो यूटेराइन आर्टरी है। ये पूछ सकता है, तो काफ़ी बार पूछा गया है यूटेराइन आर्टरी पे क्वेश्चन। इसको हम तभी एक्सप्लेन करेंगे, अनाटमी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा चाहे, तो मैं ये चीज़ याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा इंफीरियर वैसा कराते हैं, मिडिल रेक्टल आर्टरी बात करी थी, मिडिल रेक्टल आती है। पर मैंने बात की थी इंटरनल पोटेंटल आर्टरी। इंटरनल पोटेंटल आर्टरी की ब्रांच रहती है क्या हमारी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। तो दोबारा मैं मेंशन कर देता हूँ क्या है आर्टरी सप्लाई। मेन जो आर्टरी रहती है वो इस तरीके से रहती है हमारी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये मेन रहती है।
सुपीरियर रेक्टल आर्टरी मेन रहती है, जो मादा जो ज़्यादातर हिस्सा जो है एक तरीके से इसके डिवीजन आएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, फिर से छोटी छोटी ब्रांच निकलेगी। ये तरीके से ज़्यादातर जो हिस्सा है एक तरीके से वो कौन सप्लाई कर रही है, हमारी सुपीरियर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसी की ब्रांच है, हमारी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है ये। उसके अलावा कहते हैं मिडिल रेक्टल आर्टरी। तो मिडिल रेक्टल आर्टरी किसी ब्रांच है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ क्या था, इंटरनल इलियक आर्टरी। अभी शॉर्ट फॉर्म में लग रहा हूँ थोड़ा सा मैं। इंटरनल इलियक का जो एंटीरियर डिवीजन है उसकी ब्रांच है हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो ये किसको सप्लाई कर रही है, तो ये जो वॉल वगैरह जो होती है तरीके आसपास की वॉल उसको सप्लाई करती है तेरे मिडल साइड में। ये कौन सी है, ये इस तरीके से मिडिल रेक्टल आर्टरी। और नीचे नीचे की साइड जो तरीके से हमारा स्पिंटर वगैरह वाला रीजन आया था, आगे जैसे एनल कैनाल पे पहुंच गया हम एक तरीके से। तो एनल कैनाल की सप्लाई भी बता देता हूँ मैं, नीचे पहुंच गया तो एनल कैनाल वाले में रीजन को सप्लाई करने का काम करती है तरीके से कौन, हमारी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। इसलिए तो उसको हम पोडेंडल आर्टरी में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो रेक्टम का पार्ट है ही नहीं है, लेकिन हम मानते हैं एनल आर्टरी नाम से कोई ब्रांच नहीं आती आर्टरी में। तो इस तरीके से इसको यदि आता है एनल कैनाल की आर्टरी पूरे इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी को एनल कैनाल की आर्टरी बात करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। तो ये किसकी ब्रांच है, हमारे एक तरीके से इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, आईपीए थोड़ा इसको कर लेता हूँ, ए से ले लेता हूँ पोडेंडल। ये समझ तो है, ये फॉर्म में लिखी मैंने ये चीज़। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की ब्रांच है किसकी, ये आर्टरी सप्लाई वगैरह पता होना चाहिए, प्रॉपर पैटर्न याद होने चाहिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद रहेंगे आपको। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्टरी सप्लाई का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ तो आर्टरी सप्लाई हमेशा इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट रहा है। मैं जब भी किसी यूनिट की स्टार्ट करी है हमेशा मैंने हर चीज़ एक मेन आर्टरी बनाई है, सारी जो 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 एरिया सप्लाई होगा उसकी हमने बातचीत करी है। वेनस डेरिया की हम बातचीत नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन रहता है, जहाँ अलग रहता है वहाँ हमने बातचीत की थी। डुअल वीनस साइनस था, उस जगह हमने बातचीत करी थी। ब्रेनिकेशन को ब्रेन हमेशा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, ये चीज़। यदि हम इसकी वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज की बात करें तो इसमें आता है हिगेटल लाइन, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे कौन रखती है, हमारी एक तरीके से इंटरनल वीनस प्लेक्सस होता है। और जो उससे नीचे जो वाला एरिया, तो एक तरीके से बाहर का एरिया आ गया, जो तरीके से नॉर्मल रेक्टल एग्जामिनेशन में दी जाएगा बाहर से, तो वहाँ पे एक तरीके से क्या होती है, एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सस इस तरीके से सप्लाई करती है ये। इसमें यह चीज़ ध्यान रखना कि इस तरीके से जो हमारा इंटरनल वीनस प्लेक्सस जो है एक तरीके वो किसके द्वारा बनता है, मिडिल रेक्टल आर्टरी। और जो हमें हमारा एक तरीके से सुपीरियर रेक्टल मिडिल रेक्टल वेन और सुपीरियर रेक्टल वेन में ड्रेन करता है। और जो हमारा इंफीरियर मतलब एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सस होता है वो किस में द्वारा बनता है, हमारा एक तरीके से इन्फीरियर रेक्टल वेन के द्वारा ही बनता है मेन। तो ये इसमें ध्यान रखना कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन मेन जो ड्रेन करने का काम है इसमें भी एक तरीके से जो अंदर की साइड में जो ड्रेन करने का काम है एक तरीके से वो इसमें भी रेक्टल सुपीरियर रेक्टल वेन का ही है, लेकिन आप प्लेक्सस के नाम पे याद रख सकते हैं इसको ये। तो वीनस ड्रेनेज बात कर रहे ना, वीनस ड्रेनेज में द सुपीरियर टू हिल्टन्स लाइन। अब हिल्टन्स लाइन क्या होती है मैं आगे चलिए बताऊंगा आपको। सुपीरियर टू हिल्टन्स लाइन कौन सी रहती है हमारे, एक तरीके से इंटरनल वीनस प्लेक्सिस। और कहते हैं इन्फीरियर क्या होगा इसके, इन्फीरियर क्या होगा, एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सिस। एक तरीके से ये 2 ब्रांच होती है हमारी एक तरीके से वीनस ड्रेनेज को करने वाली, ये सुपीरियर रेक्टल वेन, इन्फीरियर रेक्टल वेन, मिडिल रेक्टल वेन। मिडिल रेक्टल वेन से मैंने क्या होती है वो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें। चलो लिम्फेटिक्स में बात की जाए तो सुपीरियर जो पार्ट होता है हमारा
वो क्या करता है, किसमें ड्रेन करता है, सुपीरियर पार्ट, तो सुपीरियर पार्ट है वो ड्रेन करता है हमारा इस तरीके से इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में। और जो हमारा इधर लोअर हाफ जो होता है वो क्या कहता है, किसकी में ड्रेन करता है इस तरीके से, वो करता है इस तरीके से इंटरनल इलियक लिम्फ नोड पे। ये तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, रेक्टम खत्म हो गया। इतना ही था रेक्टम के नाम पे। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एनल कैनाल के बारे में। तो एनल कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो उसका सबसे बढ़िया जो लैंडमार्क लिखा हुआ है किताब वाला मेंशन करेंगे, वैसे तो मैं फोर्थ फोल्ड के नीचे से बता देता हूँ। बाकी ये चीज़ें, इसका जो लैंडमार्क माना जाता है वो माना जाता है इस तरीके से पेल्विक डायफ्राम के नीचे का भाग। ये क्या कहता है, हमारे कौन से स्टेट है, बिलो पेल्विक डायाफ्राम। ये अब इसके बाद चले अभी किसमें, स्टीरेटर फोसा में होता है, इसी बात में बातचीत करने की जरूरत नहीं है। ये मेन चीज़ है इसमें ये कि एक तरीके से एनल ओरिफिस जो होता है एक तरीके से वो इम्पोर्टेंट है। ये किस किस से मिलके बनता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वैसे चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें जो बीच में एक तरीके से जो फोल्ड्स होते हैं हमारे एनल कैनाल में, जैसे एनल कैनाल में ये, तो एनल कैनाल में क्या होता है, ये फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को क्या कह देते हैं हम, एक तरीके से एनल वाल्व्स कह देते हैं। जैसे इनको क्या कहते हैं, जैसे ये जो इधर नीचे नीचे की साइड है इस तरीके से, नीचे की साइड इसको क्या कहते हैं हम, एनल वाल्व्स कहते हैं। और इधर को क्या कहते हैं, ये बीच में बनने, ये मतलब इधर इधर ये आगे आगे कैसा हो गया वाल्व की तरह, और ये बीच में कॉलम से बन गया, तो क्या कहते हैं इनको, एनल कॉलम। एनल वाल्व का दूसरा नाम क्या है, वाल्व्स ऑफ मॉर्गेंगनी। और उसे क्या कहते हैं इस तरीके से, एनल कैनाल की बात कहते हैं मॉर्गेंगनी कॉलम। तो इसके एनल को अलग से नाम भी लिख सकता है, मॉर्गेंगनी भी दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कह रहा हूँ मतलब। कैसे ये कॉलम्स को क्या कहते हैं, तो कॉलम्स ऑफ मॉर्गेंगनी कह देते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जानने के लिए। और जो बीच इससे जो लिख तरीके से लाइन में जो है ना, इस लाइन को क्या कहते हैं, एक तरीके से ये पता होना चाहिए। इस लाइन को कहते हैं एक तरीके से मॉर्गेंग, वो कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। ये पेक्टिनेट लाइन के से कम से कम 2.5 सेंटीमीटर नीचे इस तरीके से लगा लीजिए हवा। तो वो रहता है 2.5 सेंटीमीटर नीचे, जो हमारा हिस्सा रहता है 2.5 सेंटीमीटर ही मान के चलिए, मैं 2.3 दे रखा वैसे तो। 2.5 सेंटीमीटर नीचे जो हमारा एक तरह लाइन रहती है दूसरी, जिसको क्या कहते हैं हम एक तरीके से, उसे हम कहते हैं एक तरीके से वाइट्स लाइन या लाइन ऑफ हियर्टन लाइन। इसको क्या कहते हैं मतलब, ये हिल्टन्स लाइन कहते हैं, हिल्टन्स। इसके नीचे वो स्ट्रक्चर जानने के लिए है नहीं, फिर तो सीधे एनर ओरिफिस ही आ जाता है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो ये ऊपर की साइड मानी चले हम इसको 2.5 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड मानते हैं। कॉलम्स के नाम में बताओ तो 15 मतलब एक तरीके से 1.5 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड होता है। ये जो एनल कैनाल है वो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक है, 2.5 एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, उस जगह भी बताया था मैंने, 2.5 सेंटीमीटर याद रखना काफ़ी जगह काम आता है ये।
तो इस तरीके से मेन जो चीज़ है आपके लिए जानना कि वो एक तरीके से एनल स्फिंक्टर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानने के लिए। और थोड़ा सा मैं बता दूँ इसके तरीके से, जो पेट्टिनेट लाइन है उसके ऊपर जो भी एक तरीके से हम आगे चल के टॉपिक बढ़ेंगे तो हेमरॉइड, इसे पाइल्स भी कहते हैं। तो इसके पेट्टिनेट लाइन के जो ऊपर की साइड के जो हेमरॉइड्स होते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, अपर हाफ हो गया एक तरीके से, अपर हाफ। तो अपर हाफ के जो हीमरॉइड्स होते हैं, इसमें कौन से को क्या कहते हैं, तो इंटरनल हीमरॉइड्स कहते हैं। पाइल्स ज़्यादा कॉमन शब्द है, हीमरॉइड्स से हम हीमरॉइड यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ वैसे। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरनल हीमरॉइड्स कहते हैं। क्योंकि इसमें कैसी ब्लीडिंग होती है, तरीके से हीमरॉइड ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लीडिंग होती है, हमको पेन लेस ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इस तरीके पेन रिसेप्टर जगह नहीं होते। ये चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इसको हल्के में मत लेना, एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे ही अलग रहता है, वो तो एनल के में हमको एक में ही मान लेते हैं। तो ये है, तो इंटरनल हेमरॉइड्स में क्या होता है, हमारा पेन लेस ब्लीडिंग होती है। तो ये लोअर हाफ है, जो है हमारा लोअर हाफ। इसमें किस प्रकार के नंबर मिलते हैं, एक्सटर्नल हीमरॉइड्स, और किस में आते हैं, पेनफुल ब्लीडिंग होती है। तो पेन रिसेप्टर प्रेजेंट है, बस इसी कारण है, बाकी और कुछ ऐसा है नहीं है इसको जानने को। ये और बात करें चले हम इसके चीज़ों की, तो इसमें मेन पूछा जाता है कि एनल स्फिंक्टर के बारे में। एनल स्फिंक्टर पता होना चाहिए, दो प्रकार के एनल स्फिंक्टर होते हैं हमारे, एक होता है हमारा इंटरनल स्फिंक्टर और एक होता है हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, चलो अगला पन्ना चेंज कर रहे हैं। इंटरनल स्फिंक्टर से समझिए होंगे कि तरीके से जो हमारे नॉर्मल लाइनिंग रहती है म्यूकोसा, मतलब तरीके से इंटेस्टाइन की, वही होता है, उसमें मसल की कोटिंग होती है ना सर्कुलर की, तो इस तरीके से ये थिकंड हो जाती है, तो उसे एनल स्फिंक्टर बन जाता है, तो क्या कहते हैं, थिकंड। थिकंड सर्कुलर मसल कोट होता है ये इंटरनल में। और एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर में एक्सटर्नल स्फिंक्टर में बाहर की मसल रहती है, मसल के बारे में पता होना चाहिए दो चार। तो जो मैं बताता ये एनल कैनाल हो गई, हमारे डायग्राम पूछा था, ये स्पिंडर पे अलग से क्वेश्चन आता है, 3 5 नंबर का शॉर्ट नोट वाला मटेरियल के नाम पे आपको यही याद रखना है। इतनी तो क्या हो गया हमारा, इतनी पीवी सिंपैथी है, उससे पीछे चारों पूरे मसल की कोटिंग करने वाली स्ट्रक्चर रहती है, जिसको क्या कहते हैं, एक तरीके से एनोरेक्टस लिंक्स ऑफ प्यूबोरेक्टल्स इसे क्या कहते हैं, तरीके से प्यूबोरेक्टैलिस। ये फिर क्या होता है हमारा, ये सैक्रम होता है, सैक्रम। और आगे होती है हमारी पेरिनियल बॉडी, एनो कोक्कील राफे। आगे क्या होती है हमारी पेरिनियल बॉडी। इसमें इसके कारण जो मसल फोल्ड होता है उसके बाद 3 पार्ट बन जाते हैं। एक तो होती है हमारा ऊपर ऊपर क्या रहता है, डीप। डीप ऐसे बात करना, ऊपर सुपीरियर से स्टार्ट करना, ये नीचे से स्टार्ट हो, क्योंकि हम जब भी प्रवेश करेंगे तरीके से इंटरवेंशन करेंगे तो नीचे से इंटरवेंशन करेंगे, जो सबसे ज़्यादा है तरीके, ये ऊपर ऊपर वाला होगा डीप होगा, कंफ्यूज कर देना इसको, उसमें कर देना। फिर आता है डीप के बाद क्या आता है दूसरा, सुपरफिशियल। लास्ट में क्या होता है हमारा सबक्यूटेनियस। ये होता है डीप, उसके बाद कौन सी फुल लगी हमारी, ये सुपरफिशियल, और लास्ट में क्या आती है हमारी सबक्यूटेनियस।
डीप तो इस फिगर हमारे रहता है तरीके से, जो क्या है हमारा सिस्टम किसका, एक्सटर्नल स्पिंडल का, जो कि एक तरीके से वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है हमारा। हम रोक सकते हैं, रोकना जरूरी भी है, बट तो गलत हर जगह नहीं निकाल सकते हैं इसको। ये काम मतलब ब्लेडर की तरह मान लीजिए, ये चीज़ है। उसमें भी था ना एक्सटर्नल स्पिंडल को सप्लाई हो रही थी, ये चीज़ है। अब हम आते हैं मैंने मेन टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो मेन टॉपिक में जैसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स में क्या पूछ सकता है, उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होती है, मेड किसके द्वारा बनते हैं। मेन जो होते हैं हमारे एक तरीके से हमारा किसके द्वारा बनते हैं, तो आर्टेरियल वेन्यूज के द्वारा बनते हैं। यदि ये सुपीरियर साइड है में बताता है इंटरनल वाले, तो इस तरीके से वो बनते हैं, इस तरीके से ज़्यादातर आर्टरी के कारण, और नीचे की साइड है तो इस तरीके से बनते हैं वेन्स के कारण। हाँ, दोनों में केस में सुपीरियर रेक्टल वेन और आर्टरी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इस तरीके से अंदर वाले हिस्से को तो वही सप्लाई कर रही है, ये चीज़ है। लोकेशन ज़्यादातर पूछ सकता है, उससे लोकेशन के बारे में ढंग से मैसेज कर रखा है विश्राम सिंह में, तो बताया था। लोकेशन जो होती है वो ज़्यादा रहती है 3 o'clock, 7 o'clock, उसके अलावा कहते हैं 11 o'clock। तो ये होती है हमारी लोकेशन किसकी, ये तरीके से हमारे हेमरॉइड्स की, ये पता रहनी चाहिए, विश्राम सिंह में मेंशन कर रखा है, तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ, ताकि वैसे थोड़ा बहुत आपको छोटे मोटे लेवल पे लिखे आए, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है इसका, ये नहीं क्वेश्चन नहीं आता, ये है। तो उसमें आप छोटे मोटे लेवल पे मेंशन करे आए हैं, तो वही काफ़ी रहेगा आपके लिए। मैंने पोर्टल हाइपरटेंशन वाला टॉपिक था, उसमें मैंने बस छोटे मोटे बस ये बस पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस कहाँ हो रखा है यही बता रखा था। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन की नहीं थी किसी भी चीज़ को, ना कैपिटल में दूसरा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन बता दिया था। इस तरीके से छोटे छोटे फोल्ड से बन जाते हैं। बाकी और किसी के बारे में चर्चा करी नहीं थी, तो उसके बारे में हम हर जगह सेपरेट चर्चा करेंगे। इसोफेजियल वेरिसेस की भी चर्चा करेंगे, और उसके अलावा हमने हेमरॉइड्स की चर्चा करेंगे, जो हम कर रहे हैं अभी रेक्टम के नाम पे, ये चीज़ है। हेमरॉइड्स के नाम पे हमने चलो पहले ही बता दिया, 2 प्रकार के हो जाते हैं इस तरीके से हमारे। इंटरनल हेमरॉइड, इसको हमको 2 पाइल्स भी कह देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल हेमरॉइड जिसको हम कहते हैं फॉल्स पाइल्स भी कह देते हैं। ये सुपीरियर वाले किसके द्वारा बनते हैं, हमारे आर्टरी के द्वारा, कुछ नहीं बनता है, माफ कीजिए गलत बोल गया मैं। तो सुपीरियर वाले जो बनते हैं इस तरीके से, वो हमारे सुपीरियर रेक्टल वेन के डायलेशन के कारण बनते हैं, क्योंकि पेक्टिनियल लाइन के अभाव होता है। इंफीरियर वाले किसके द्वारा बनते हैं, इंफीरियर रेक्टल वेन के द्वारा बनते हैं, बिलो पेक्टिनियल काफ़ी आसान है उनको जानना। ये डायलेशन के कारण बनते हैं, वेनस डायलेशन हो जाता है उसके कारण बनते हैं। तो ये डायलेशन होता है क्या हुआ है, तो ये डायलेशन जो होता है वो एक तरीके से एक्सेस, अब ये मतलब ये तरीके से बन तो जाता है, लेकिन ये बाहर नहीं आते नॉर्मल। बाहर जो लाने का जो कारण होता है इस तरीके से, वो क्या कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है इस तरीके से, जिसमें क्या है कि हम बहुत ज़्यादा हमारा इस तरीके से प्रेशर लगाने का प्रयास करते हैं, इस तरीके से भी कॉन्स्टिपेशन हो गया तो हमारा वही तरीके में बताया हर्निया भी उस केस में डेवलप हो सकता है। तो जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो ये चीज़ें बाहर आने जाएंगी, तो इस तरीके से ये भी हमारे नॉर्मल केस में अंदर ही रहता है। ये अरे ऐसा नहीं है कि ये हमारे नॉर्मल कंडीशन में मिलता नहीं, मिलने को तो नॉर्मल कंडीशन में मिलता है। ये चीज़ें ऐसे जो कि काफ़ी आसान होता है इनका डेवलप होना, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कि पोर्टल हाइपरटेंशन काफ़ी, मैं बता 15-20 की कट ऑफ रहती है, इतनी तो आसानी से पहुँच जाती है, तो ये काफ़ी आसानी से बिल्डअप हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर नीचे नहीं उतरते, ये दिक्कत नहीं देते। दिक्कत कब देते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिपेशन कर दे और आदमी ज़्यादा जोर लगा रहे हैं रेटिंग पे तो इसलिए क्या है ये जब उसमें बाहर आ जाते हैं। यदि पेनलेस भी हो रहा होगा तब भी आदमी दिक्कत आ जाती है कि यार ये तो बाहर आ गया, क्या हो रखा है क्या नहीं है, तो ये चीज़ें तब इसके लिए हमारे जानना इम्पोर्टेंट है। पोजीशन मैंने बताई थी तेरे 3 o'clock 7 o'clock रहती है,
और इनेबल्ड वो क्लॉक रहती है। पोजिशनिंग भी याद रख सकते हैं, थोड़ा सा लोकेशन रहती है किसकी, इंटरनल वाले हमारे एक तरीके से इंटरनल हिम्बर्स की। हिम्बर्स में क्या होते हैं, इंटरनल वाले किसके द्वारा होते हैं, सुपीरियर रेक्टल वेन डायलेशन। सुपीरियर रेक्टल वेन होता है पोर्टल के में। सुपीरियर रेक्टल वेन किसके पार्ट है, इस तरीके से पोर्टल वेन का पार्ट है। और जो हमारी इसी इंफीरियर रेक्टल वेन है किसका पार्ट हो गई, इंफीरियर वेना कावा का पार्ट हो गई। ये हिमोरॉइड्स क्या कहते हैं, अब नॉर्मल का होते हैं एक तरीके से। ये एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन जब भी होता है, ये हमारा क्या है कि बाहर आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या कहते हैं, नॉर्मल केस में तो प्रेजेंट होते हैं, तो नॉर्मली क्या कहते हैं, ये कुशन के काम में काम करते हैं, एनाटॉमिकल कुशन होते हैं एक तरीके से। लेकिन ये इंजर्ड हो जाते हैं एक तरीके से, बट इंजर्ड बाय किसका, हार्ड स्टूल अपने उल्टा सीधा खा लिया, ये कुछ भी काम उल्टा सीधा काम खाना पीना खा लिया, इसके कारण क्या होगा, हमारा स्टूल हार्ड है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो गया एक तरीके से, स्टूल हार्ड है एक तरीके से, निकाला जा नहीं रहा, उस केस में एक तरीके से आ सकते हैं बाहर एक तरीके से ये चीज़ें। फिगरमेटिक इंजरी होती है, ब्लीडिंग हो जाती है। ये तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे आप। ये कॉन्सेप्ट उसमें इसमें लाज भी आता है। यदि अपर साइड में तो क्या होगा, हमारी पेनलेस ब्लीडिंग होगी। यदि लोअर साइड में तो क्या हमारा एक तरीके से हमारी होगी वो पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये ज़्यादातर ये क्या ट्रू वाला जो रहता है हमारा, ये ट्रू पाल्स है, एक तरीके इंटरनल वाला ट्रू पाल्स होता है तरीके से। जो ट्रू मतलब एक तरीके से ज़्यादातर जो केस, ज़्यादातर केस में ट्रू रहता है, ज़्यादातर केस में आपको पेनलेस ब्लीडिंग देखने होती है। तो आपको खाली सीधे हेमरोड पकड़ा दिया जाए तो आपको इंटरनल वाले के फीचर लग के आने हैं ये चीज़। तो इसमें क्या है कि हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो हम कहते हैं प्रोटोस्कोप से डायग्नोसिस करते हैं। ये प्रोटोस्कोप से डायग्नोसिस आता है, डायग्नोसिस प्रोटोस्कोप। प्रोक्टोस्कोपी से डायग्नोसिस किया जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या अंतर है बता चुके हैं। ये इंटरनल वाले की भी डिग्री लेवल पे किस प्रकार की डिग्री हो सकती है, याद रहता है हिमरेज के नाम पे। तो उसमें डिग्री होती है हमारे पहला वाला फर्टिलिटी में खाली ब्लीडिंग हो रखी हो। दूसरी वाला जो होती है खाली ऐसे एक तरीके से जो हमारा हिमरोइड डायलेशन जो होगा एक तरीके से बाहर ही आ गया एक तरीके से। फीकर आपने जोर लगाया, इतना ज़्यादा जोर लगा दें फिगर कैसा तो ये भी बाहर आ गया, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी कैटेगरी में। और जैसे एक तरीके से सेकेंडरी कैटेगरी का मतलब ये कि वो स्पॉन्टेनियस चला जाए, मतलब आपने जोर लगाने के नाम पे तो लगाया वो बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स हुए वो अपने आप चला गया ऊपर। थर्ड कैटेगरी जो आती है उसमें क्या है एक तरीके से वो आपने जोर लगाने के बाद तो गया था, लेकिन आपको कहा कि वो अपने आप नहीं गया, आपको एक तरीके से आपने उंगली उठा के एक तरीके से जाया था, आपको अंदर भेजना पड़ा। ये अब इसको मैं बता नहीं सकता, मेरे साथ हुआ नहीं कभी ये चीज़। तो ये चीज़ है, पेशेंट आपको देखना पड़ेगा इसका कहीं ना कहीं ये। और लास्ट वाली स्टेज आती है जिसमें क्या है तो परमानेंट ही पुलिस हो गया एक तरीके से, चीज़ है वो जा रहा नहीं है अंदर। ये तो इसके कैटेगरी होती है हमारी। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, ओनली ब्लीडिंग हो रही है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, ब्लीडिंग के संग संग क्या हो गया हमारा प्रोलैप्स हो गया।
तो इसका क्या स्पॉन्टेनियसली चला गया, स्पॉन्टेनियसली रिजोल्यूशन। थर्ड डिग्री में क्या हो गया हमारा, ये तो है ये ब्लीडिंग प्रोलैप्स, और उसके बाद क्या हो गया मैनुअल लेवल पे रिजोल्यूशन करना पड़ा और फोर्थ डिग्री के में क्या है, तो ये थी परमानेंट प्रोलैप्स है, ये चाहिए। इस प्रकार आप समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है। ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट में आता है स्विच विच जो होता है वो यूज करते हैं। जब जाता है जैसे इस तरीके से ज़्यादातर हमारा हाई फाइबर डाइट, इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसको ट्रीटमेंट करेंगे, सॉफ्टनर दे देंगे, स्टूल सॉफ्टनर, उसी से ट्रीटमेंट हो जाता है। यदि हम प्राइमरी केस में बात करेंगे ना, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी वाला केस है जिसमें एक तरीके से बाहर परमानेंट सा नहीं निकला इस तरीके से, ये चीज़ फर्स्ट और सेकंड डिग्री में इस तरीके से, या फिर थर्ड डिग्री में भी इस तरीके से, मतलब बस छोटे मोटे लेवल बाहर आ गया, बस छोटी सी उंगली उठाने पे चला गया था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस तरीके से वो हमारा नॉर्मल जो इस तरीके से चीज़ें हैं वो चल जाती हैं। ये जो फर्स्ट सेकंड और सेलेक्टिव पेशेंट थर्ड डिग्री, उसमें जैसे चले यदि ज़्यादा दिक्कत है तो उसमें को क्या करेंगे, इस तरीके से रबर बैंड से अप्लाई करेंगे और हेमरोइड्स पे, और इसके अलावा क्या कि जो ऐसे हेमरोइड को जो ब्लड सप्लाई आ रही होगी वेन्स के द्वारा वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से हमने रबड़ बैंड से उसको टाइट बांध दिया है, और जिसके कारण क्या कि इस तरीके से हमको उसको स्क्लेरोथेरेपी कर देंगे, तो उसको स्क्लेरोसिस कर देंगे, स्क्लेरोसिस एक तरीके से 5% फिनोल डाले करेंगे। ये थी हम उसमें ही बात करेंगे जो एसोफेजियल वेरिसेस की है, अभी हेमरोइड्स के लिए बात कर रहे हैं, जिसके कारण क्या स्क्लेरोसिस होने के कारण क्या हो गया, तो वो सॉफ्ट तो रहा नहीं, तरीके से हार्ड हो गया, और फिर इसको काट के निकालना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए ये। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ डिग्री वाले पेशेंट होते हैं उसमें क्या कहते हैं, हम हेमरोइडेक्टमी करनी पड़ती है हमको, और हेमरोइडेक्टमी जो होती है सबसे ज़्यादा कॉमन यूज कहते हैं फर्गूसन क्लोज हेमरोइडेक्टमी होती है ये। अब ये कैसे करते हैं ये मुझे भी नहीं पता, अब कर देना मतलब ये कि इससे क्लोजिंग एजेंट इंजेक्ट करते हैं, मतलब ये चीज़ है, थोड़ा सा देख लेना उसको। शुरुआत में हम इसे अंडरलाइन क्लॉज है उसको इसे ट्रीटमेंट करने, अंडरलाइन क्लॉज जरूर याद रखना इस तरीके से। फर्स्ट डिग्री यदि ट्रीटमेंट आपसे पूछा जाए, यदि खाली फर्स्ट डिग्री हो रखा हो तो उसमें हम खाली जैसे ब्लीडिंग हो रही है खाली, तो हम उसको पहले कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करेंगे। कॉन्स्टिपेशन भले मतलब कॉन्स्टिपेशन उसका सही हो गया लेकिन फिर भी ये चीज़ आ रही है तब हम जाएंगे, क्योंकि फिर आप तरीके से हेमरोइड है वो दिक्कत क्रिएट करने लग गया है, वो कॉन्स्टिपेशन के कारण, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रखा और उसमें हेमरोइड है वो दिक्कत क्रिएट करे तो हम उसको कंसीडर कॉन्स्टिपेशन को करेंगे, कॉन्स्टिपेशन जिम्मेदार है दिक्कत के लिए। यदि कॉन्स्टिपेशन सही हो गया लेकिन फिर भी हमारा हेमरोइड है वो दिक्कत दे रहा है, तो दिक्कत के लिए हेमरोइड जिम्मेदार है, कॉन्स्टिपेशन जिम्मेदार नहीं है। पहले वो पहले जिम्मेदार नहीं था लेकिन कॉन्स्टिपेशन ने उसको मुजरिम बना दिया ये। इसमें ऐसे ट्रीटमेंट में बात करते हैं, RX लिखते हैं ट्रीटमेंट को, तो ट्रीटमेंट में जो होता है हमारा पहला जो रहता है हमारा, यदि फर्स्ट डिग्री है तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिमूव कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट देते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं ये। यदि इससे नॉट रिजॉल्व, यदि इससे रिजॉल्व नहीं होता नॉट रिजॉल्व, तो क्या कहते हैं फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री और कहते हैं सम थर्ड डिग्री जो केस होता है उसमें हम जो करते हैं इस तरीके से वो करते हैं हमारा रबर जो जिसका नाम है रबर बैंड अप्लाई करते हैं इस तरीके से पेशेंट को, और उससे क्या कहते हैं हेमरोइड की सप्लाई बंद कर देते हैं, 48 घंटे के अंदर बंद हो जाती है इस तरीके से सप्लाई, इसी में डेवलप हो जाता है। फिर इस तरीके से स्क्लेरोसिंग एजेंट के द्वारा इस तरीके से जो भी ब्लड वगैरह था उसको इस तरीके से हार्ड कर देते हैं, फिर इसको काट के निकाल देते हैं। ये काफ़ी ईजी प्रोसीजर होता है, इस तरीके से नर्सिंग स्टाफ भी कर लेते हैं इसको ये। तो कहते हैं कि रबर बैंड अप्लाई होता है, कहते हैं ये हिमरोड बात करते हैं, जैसे ये यहाँ पे एना कैनाल है तो इस तरीके से ये हिमरोड लटक रहा है ये, तो हिमरोड लटक रहा है तो इस तरीके से हमारे इस तरीके कैप के द्वारा रबड़ बैंड होता है वो जाता है इस तरीके से, और हमारा रबड़ बैंड इसको घेर लेता है आपस में, जिसके कारण क्या होता है स्टीमिया डेवलप हो जाता है इस तरीके से। जैसे 48 आवर्स में क्या होता है स्टीमिया डेवलप हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं हम रबर बैंड के बाद जो स्क्लेरोसिंग एजेंट होता है स्क्लेरोथेरेपी देते हैं।
तो स्केलर थेरेपी देखिए में क्या होता है, हम 5% फिनोल यूज करते हैं, 5% आलमंड ऑयल यूज करते हैं, ये जिसके आप इसको गाढ़ो निकाल लेते हैं। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये, हिमोरेड काफ़ी कॉमन बीमारी है, क्योंकि आदमी उल्टी सीधे खाना बंद नहीं कर रहा है आदमी। तो ये कि काफ़ी मतलब ये प्रोसीजर इतना है कि नर्सिंग वाला स्टाफ भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं प्रोसीजर करके। ये सारे केसों में इसका रेजोल्यूशन ये है, थर्ड या फोर्थ में हेमोरोडेक्टमी करनी पड़ती है, जिसमें प्रॉपर आपको इंजेक्शन वगैरह लगा के एकदम प्रॉपर सिस्टम से करना पड़ेगा ठीक, तो उस समय आपका जो ये पैतरा है वो नहीं चलेगा। ये तो हमारा इस तरीके से हेमरोइड हो गया, इस तरीके से ख़त्म। बाकी के टॉपिक अब हम नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि अब हमारा टाइम ज़्यादा हो गया।